नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बेटा और आज हमारे साथ हैं कमांडेंट होमगार्ड कुशल चंद जी। जो होमगार्ड्स हैं, जब भी इमरजेंसी के कार्य होते हैं तो सबसे पहले उन्हें बुलाया जाता है, जिसे दमकल विभाग के तौर पर भी जाना जाता है। और बड़ी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चाहे जितना मर्जी खतरनाक हो, उस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करके इमरजेंसी में किसी की जान अगर बचानी हो तो प्राथमिकता के आधार पर वो आगे आकर उन्हें बचाते भी हैं। ये बहुत गरिमा वाली जॉब है, क्योंकि जो ये कर सकते हैं आम आदमी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रशिक्षित होना पड़ता है, हार्ड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाके एक होमगार्ड तैयार होता है। एक होमगार्ड बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, ये एक होमगार्ड ही बता सकता है, या फिर जो होमगार्ड के जो कमांडेंट है वो ही बता सकते हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। अच्छा सर, पहले तो अग्निशमन सप्ताह पर मैं बताएं सर। ये जो अग्निशमन सप्ताह है, एक्चुअल में ये 1944 में एक जो ब्रिटिश डॉकयार्ड था वहाँ पे ये वो एक्सप्लोजिव और कुछ तेल के अपने ड्रम वगैरह लेके जो था वो जहाज़ वहाँ पे आ रहा था। उसमें अचानक आग लग गई वहाँ पे, और हमारे जो कुछ फायर के कर्मचारी थे वो उस टाइम उन्होंने उस आग के ऊपर काबू पाया। और ये जो घटना थी वो 14 अप्रैल की थी 1944 की। 1944 में फिर जब उस समय पर जब देखा गया कि आग पे कोई मतलब आग की व्यापकता को देखते हुए उस टाइम पे जो वहाँ पे लोकल फायर के जो कर्मचारी थे उनको बुलाया गया। और आग इतनी मतलब ज़्यादा थी वो कि उसको आग को काबू पाने के लिए जो वो पूरे 7 दिन लग गए वहाँ पे। 7 दिनों के बीच में आग पे तो हमारे लोगों ने उस पर काबू पा लिया, लेकिन उसका हमें कुछ न कुछ जो अब उसका मतलब खमियाजा भुगतना पड़ा। हमारे जो थे वो 66 लोग जो थे उसमें शहीद हुए थे। ये जो अब ये उससे बाद 1968 से लेकर कंटिन्यू जो है वो इसको फायर वीक को अभी मनाया जा रहा है। उसमें यही अवेयरनेस हमारी तरफ से रहती है, चाहे वो अवेयरनेस लोगों के लिए हो, चाहे हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ जो हमारे ड्राबैक रहे हैं उस टाइम पे कि हमें इतनी कैजुअलिटी वहाँ पे क्यों झेलनी पड़ी, उन चीज़ों का भी एक वैल्यूएशन करते हैं हम लोग कि जब भी कहीं क्या कमियां रही उस समय कि हमारे इतने लोग जो उसमें शहीद हो गए। 66 जवान, बहुत बड़ी बात है कि 66 जवान जो है शहीद हुए थे। और जो आगजनी की घटना हुई थी वो 1944 में हुई थी। बहुत बड़ी भीषण अग्निकांड था ये, और बड़ी बात है कि आज तक इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई है दमकल विभाग की। और किस वजह से हुई है या फिर किस तरह से बचाव किया जा सकता है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की घटनाओं की। इसलिए आग से बचाव के लिए ये लगातार जो सप्ताह मनाया जा रहा है, 14 से 20 अप्रैल तक ये सप्ताह मनाया जाता है। 14 से 20 तक ये मनाने का मकसद यही है, क्योंकि इतने दिन लगातार उस वक्त आग लगी थी। इसीलिए उस घटना को याद करते हुए क्या सुधार किया जा सकता है या कैसे बचाव किया जा सकता है, इसलिए ये सप्ताह मनाया जाता है सर। बिल्कुल। अब उसमें हमारे जो लोग थे वो इतने ट्रेंड शायद नहीं रहे होंगे कि वो तेल की आग की थी या एक्सप्लोजिव की आग थी, और वो लोग वैसे चले गए वहाँ पे, उतनी सुविधाएं नहीं होंगी उसमें पता, उसी वजह से इतनी हमारी कैजुअलिटी वहाँ पे हुई। लेकिन अब इस चीज़ का हम लोग एवेल्युएट करते हैं अपने आप को कि हम किस किस प्रकार की आग के ऊपर जो अपना योगदान दे सकते हैं और कैसे उसके ऊपर उस आग के ऊपर हम काबू पाएँ। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। बाकी लोगों में भी हम अवेयरनेस इस बारे में देते हैं कि अगर अलग अलग किस्म की आग है तो किस प्रकार से उसको काबू पाना, क्योंकि हमारे आजकल तो जो हमारा वातावरण है वो इस प्रकार से कि बिना आग से तो हम अपनी कल्पना कर नहीं सकते। चाहे एनर्जी किसी भी रूप में हो, चाहे बिजली के रूप में है हमारे पास, चाहे गैस के रूप में है, चाहे तेली के रूप में है, तो किसी न किसी टाइप से हमारे घरों में या आसपास हमारे वातावरण में ये चीज़ें होती है। तो इन आगों के ऊपर काबू पाने के लिए हमारा कोई एक सिंपल मेथड ही नहीं है कि पानी फेंक के उसको बुझाया जाता है। उसके लिए टेक्निक्स भी अब आगे आगे डेवलप हो रही है, और हम लोग जिस प्रकार की आग होती है उसी प्रकार से हमारा एक्शन वहाँ पे होता है, ताकि आग के ऊपर जो परफेक्ट रूप से हम उसके ऊपर जो वो काबू पा सकें। सर, आग के भी अलग अलग रूप रहते हैं कि अगर गैस से आग लग जाती है तो किस तरह मतलब सुझाव रहेगा, या फिर किस तरह से उस आग को बुझाया जा सकता है, कोई टेक्निक रहती होगी सर? जो गैस की आगे हैं, ये एक्चुअली में जो गैस होती है अदृश्य होती है, इसको हम देख नहीं सकते, और इसका पता नहीं लगता कि कमरे में कहाँ उसका ज़्यादा प्रभाव है, कहाँ वो गैस इकट्ठी हुई है।
इस आग को काबू पाने के लिए जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के और इसके जो सिलेंडर होते हैं वो उसके द्वारा उसको काबू किया जाता है उसमें। अच्छा, पानी डाल के कोई दिक्कत होती है? मुझे लगता है पानी से तो ज़्यादा मुझे लगता है पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है सर? पानी से तो इस आग के ऊपर काबू नहीं पाया जाता है। इसके लिए जो आग की क्लासिफिकेशन है आग की, उसी प्रकार के उस पर जैसे बिजली की आग है तो इसके ऊपर जो है वो CO2 से हम लोग तो उसको गैस की और इसकी जो बिजली की जो हमारी आग लगती है हमारी, उसके लिए CO2 जो हमारा एक्सटिंग्विशर होता है उसके द्वारा उस पर काबू पाया जाता है। और तेल की जो आगे हैं उसके लिए हमारा वैसे तो ये CO2 जो है वो सभी आगों के ऊपर अफेक्टिव रहता है, पर अगर ज़्यादा एरिए में या खुले एरिए में है तो इतना अफेक्टिव नहीं होता है ये। तो उसमें पे हमें उसको उसमें जो झाग की लेयर बना के जो उसको उसकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कट किया जाता है और उस आग के ऊपर काबू पाया जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, क्योंकि देखो ये जो आग की घटनाएं होती है वो उसका पता नहीं चलता है, कभी हो सकती है, इसीलिए क्या समझदारी बरतनी होती है और किस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस इंटरव्यू को किया जा रहा है। आपको मालूम है कि चंबा में किस तरह के हादसे होते रहे हैं, भगवान करे ऐसे हादसे कभी ना हो, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है। इसीलिए इस इंटरव्यू को लिया जा रहा है ताकि आप समझ सके कि आगजनी की जब घटनाएं होती है तो किस तरह से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पहले तो सर चूँकि जब आगजनी की घटनाएं होती है तो उस टाइम दिमाग तो नहीं चलता है सर, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए पहले? सबसे पहले क्या मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम हड़बड़ी में फिर ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे पहले बात तो ये है कि हमें उस समय पर पैनिक नहीं होना है और आग एकदम से कोई बड़ा रूप नहीं होती। आग एक चिंगारी से शुरू होती है और उसको फैलने में टाइम लगता है। अगर शुरू के जो कुछ क्षण होते हैं उसको हम समझदारी के साथ और अपना माइंड को जो उसको ठंडा रख के जो है उस चीज़ के ऊपर अगर मौके का जो सही तरीके से निर्णय लिया जाए तो आग के ऊपर काबू जो मतलब जो शुरू का जो हमारा टाइम होता है उसमें अगर कर ली जाए तो वो फैलने से बच जाती है। और आग जो अभी मैं यहाँ पे चंबा पे देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों की यही होती है कि कहीं भी आग लगती है तो मेन शॉर्ट सर्किट को इसमें देखा जाता है, या फिर जो घरों में जो गैस के सिलेंडर हम लोगों ने रखे हैं तो वहाँ पे तो ये ज़्यादातर आग जो लगती है नेग्लिजेंसी की वजह से लगती है। तो हम लोगों को यही है कि जब भी हम लोग घरों में जो हम इस्तेमाल करें गैस के सिलेंडर है तो उसका प्रॉपर यूज़ कैसे करना है और उसकी जो पाइप वगैरह है उसको हम टाइम समय फिर बदलें भी उसको, क्योंकि हम लोगों का ऐसा कि एक बार लगा दिया तो फिर पाइप 8-10 साल से चली हुई है, जब तक वो टूटेगी नहीं या बिल्कुल उसमें कोई दुर्घटना नहीं थी तब तक हम उसको चेंज करने को नहीं लेते हैं। तो इसकी जो भी वहाँ पे एजेंसी द्वारा या जो भी ऑथराइज कंपनी है उन्होंने जो भी उसके लिए डायरेक्शन दी होती है उसको हमें फॉलो करना चाहिए और समय समय पर जो इसके पार्ट्स हैं उनको चेंज करवाना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो। दूसरा जो मेन यहाँ पे चंबा में देखा गया कि लोग जो है वो सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में जो घरों के पास जो लकड़ी का भंडारण करते हैं या घास फूस का भंडारण करते हैं तो वैसी जगह पे किया जाता है कि वो या तो घर के बिल्कुल पास होगा और फिर खुले में आग उग जलाते हैं। जैसे अब बरसात के मौसम में क्या होता है कि मक्खियों को पशुओं को जो मक्खियों से दूर करने के लिए जो है लोग थोड़ा सा वहाँ धुआं डाल देते हैं कि उससे मक्खियाँ कम आएंगी, लेकिन कई बार हवा के झोंके से जो आग आगे पीछे चली जाती है और हमारे घास के और बाकी जो उसके जो डैम्प किए होते हैं उसके साथ ही होते हैं। तो मैं मैक्सिमम जो देखा गया है वो उसकी वजह से वो आग लगने के वो चांसेस होते हैं। बाकी हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम वहाँ पे जो घटिया किस्म के इम्प्लाइंसेज है उनका यूज़ करते हैं, या तार हम लो स्टैंडर्ड की लगाएंगे या उसके लोड की कैपेसिटी को ना उसको आंकते हैं और उसके जो तार की मतलब उसकी जो उसमें जो जिस गैस की तार लगनी है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, तो ओवर हीटिंग से वो जो आग लगने के चांसेस होते हैं उसमें। तो मेन यही कारण रहते हैं। बाकी तो कई जगह जो है ऐसा शरारती तत्व लोग भी हैं जो जंगलों में आजकल आग लगा रहे हैं, वो कुछ कई कारण उसमें रहते हैं आग के। पर हम लोगों को तो किसी भी प्रकार की आग वो कहीं से भी कुछ आए तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो फायर ब्रिगेड वहाँ पे जाता है और लोगों को जो वो सहायता उस मौके पर वो दी। अच्छा, फायर सीजन को लेकर भी तैयारियां रहती हैं सर, किस तरह की तैयारियां की गई हैं सर? तो वैसे तो हमारा पूरे साल भर के लिए हम और 24 घंटे के लिए ये सर्विस है और हम पूरा वर्ष भर तैयारी की हालत में रहते हैं। सिर्फ अभी क्या है कि गर्मियों का मौसम है और फायर सीजन ऐसे मौके पे आता है ये फायर वीक की, ये अभी से जो है स्टार्ट मौसम जो हमारा सीज़न जो है गर्मियों का स्टार्ट होता है।
तो शुरू शुरू में अगर हम लोग सावधानी बरतें तो आगे आने वाले जो हमारे 2-3 महीने बड़े क्रूशियल टाइम होता है ये अग्नि दुर्घटनाओं के लिए, तो उसमें हम काबू पा सकते हैं अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इसमें। अच्छा, बाकी सर क्योंकि फायर सीजन को लेकर कुछ सर अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग सेशन तो होते ही हैं, कुछ डेमो भी दिए जाते होंगे सर? बिल्कुल, डेमोस्ट्रेशन का भी हमारा हमारा ये मकसद रहता है कि हमारी जो बात है वो हर घर तक पहुँचे। और इस चीज़ का सबसे एक अच्छा माध्यम जो स्कूल होते हैं, क्योंकि स्कूल में हर गांव से हर घर से बच्चे आते हैं, तो उनको हम एजुकेट करते हैं वहाँ पे कि घर में आप जो अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे यूज़ करना है, या आग लग जाती है तो क्या करना है, और किस प्रकार की आग है तो आपको क्या एक्शन वहाँ पे लेना है। और फायर का नंबर भी हम लोग देते हैं कि उसमें देरी नहीं करनी है आप लोगों ने। अगर दूरी है तो आप अपने लेवल पे जो भी आप छोटा मोटा कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए करें, बाकी आप तुरंत जो उसकी सूचना जो हमारा 101 नंबर है उस पर दें, ताकि हम समय रहते जो है। और एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग जो अब बिना मतलब से जो फायर के फ़ोन को अंगेज रखते हैं, ज़्यादा देर बातचीत करते हैं, तो वैसा ना करें। और जब भी आप कहीं इसकी आग की सूचना देते हैं तो अपनी पूरी जानकारी दें कि किस जगह से आप बोल रहे हैं, किस गली से बोल रहे हैं, और वहाँ पे रोड की कंडीशन कैसी है, कौन सी गाड़ी वहाँ पे पहुँचेगी, क्योंकि हमारे पास बड़े व्हीकल होते हैं और हर जगह ये गाड़ी नहीं पहुँच पाती, संभव नहीं वहाँ पर पहुँच। बिल्कुल। तो ये होता है कि कई लोगों का ये है कि फायर की गाड़ी ये पहुँच ही जाएगी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोड की कंडीशन की हैवी व्हीकल होते हैं हमारे और लोड होते हैं ये। तो अगर शार्प चढ़ाई है तो ये व्हीकल नहीं चढ़ते वहाँ पे, क्योंकि अगर रोड की कंडीशन ठीक नहीं है तो मुश्किल होता है वहाँ पे पहुँचना। और फायर की अगर जब भी हमारी गाड़ी जाती है तो लोगों को ये भी देखना चाहिए कि फायर के व्हीकल जो कहीं जा रहा है तो इमरजेंसी के लिए जा रहा है। तो लोग आजकल लोगों के दिमाग में ये होता है कि वो रोड नहीं छोड़ते या पास नहीं देते हैं। तो ये थोड़ी सी हमारे दिमाग में भी थोड़ी सी ये चीज़ रहनी चाहिए कि जब भी कहीं एम्बुलेंस जा रही है, फायर का व्हीकल जा रहा है, तो सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी इमरजेंसी के लिए जा रहा है, तो वो उनके लिए रास्ता छोड़े, ताकि हम जो वहाँ पे जान है और माल है उसकी इमरजेंसी का जो सामना होता है, मुझे लगता है इमरजेंसी में हर बंदे को अपना दिमाग चलाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो गाड़ी होती है अमूमन सड़कों पर चलती नहीं है। जब भी चलती हैं तो कोई इमरजेंसी होती है, तभी वो जा रही होती है। तो जैसा कि सर ने कहा है, तो लोगों को अपना दिमाग लगाकर समझदारी दिखानी चाहिए और खुद ही साइड कर लेना चाहिए अगर कोई जा रहे हैं तो, ताकि उस गाड़ी को निकलने के लिए जगह मिल सके। अन्यथा होता है ऐसा कि जो गाड़ियाँ होती है वो बीच रास्ते में जाम में फंस जाती है, और जो जहाँ पर आपात स्थिति होती है वहाँ पर निपटने में देरी होने पर काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि होमगार्ड्स के कितने जवान हैं सर वर्तमान में चंबा जिले में? वर्तमान में जो हमारी जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है वो तो है 720 की, लेकिन वर्तमान में जो 581 लोग यहाँ पे जो वो पोस्टेड हैं, जिसमें से हमारे लगभग 20% के करीब जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट अपने कांगड़ा और ऊना में जो है वो ड्यूटियाँ दे रहे हैं हमें, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो है वो ड्यूटी कम है यहाँ पे, और जो हमारे 100% लोग जो हैं वो यहाँ पे ड्यूटी में एडजस्ट नहीं हो पाते। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और हमारे जो डीजी मैडम है उन्होंने ये हमें डायरेक्शन दी है कि जो जिस भी वाहिनी में अगर वहाँ पे होमगार्ड्स की कमी है और ड्यूटियाँ ज़्यादा है, वहाँ पे क्लब करके जो ड्यूटियाँ जवानों को दी जाए। तो हमारी फर्स्ट तो सबसे पहले लोग यही कोशिश है कि सभी लोगों को जो है रोज़गार मिले, और जितने भी होमगार्ड जिन्होंने अपनी जो इसमें संगठन में अपनी हिस्सेदारी उनकी है तो उनको 12 महीने रोज़गार हम लोग दे पाएँ। अच्छा सर, होमगार्ड्स एक गरिमा रहती है कि जब यूनिफॉर्म डालता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप जैसे अफसर जो है एक मैसेज देते हैं उनके लिए, ताकि उनकी गरिमा भी और उनका जो होता है और जो सीना है वो चौड़ा रहे हमेशा, ताकि वो अच्छे ढंग से अपनी सेवा भी कर सके, मुझे लगता है एक मैसेज तो बनता है सर उनके। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ी बात है, एक वर्दी पहनना ही अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि वर्दी चाहे कोई भी है ऐसे नहीं मिलती, और जब वर्दी पहन लिए तो एक डिसिप्लिन का सूचक भी है ये, क्योंकि वर्दी पहन के आदमी वैसे सिविल में होगा तो कहीं भी कुछ भी ऐसी कुछ छोटी मोटी हरकत कर देगा, लेकिन जब वर्दी पहन लेते हैं तो एक गर्व की बात होती है। और फिर जिस भी संगठन से वो लोग जुड़े हैं उसकी आन बान शान के लिए उनको चाहे जो भी करना पड़े वो लोग फिर करते भी हैं उसके लिए। और ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि होमगार्ड का अच्छा प्रदर्शन, चाहे वो ड्यूटी के दौरान हो चाहे किसी डिजास्टर के दौरान हो, मतलब आज तक हमने होमगार्ड का कभी पीछा नहीं दिखाया होमगार्ड ने, और जहाँ भी जरूरत पड़ी है वो बिल्कुल सरकार और संगठन के साथ कंधे से कंधा बना के ये जुड़े हुए हैं लोग,
तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा इनके लिए कि ये लोग जिस प्रकार से इन्होंने इस संगठन की जो है वो सिर ऊंचा रखा है, आगे भी भविष्य में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग आगे भी अपना जो है वो पूरा 100% इस डिपार्टमेंट के लिए देंगे और सरकार की सेवा करेंगे। होमगार्ड्स मतलब आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले जवान। मुझे लगता है कि ऐसे जवानों को सलाम तो बनता है। और बड़ी बात है कि जैसा कि सर ने भी कहा कि जो वर्दी पहनते हैं उसकी गरिमा होती है और गर्व होता है, क्योंकि वर्दी आसानी से किसी को नहीं मिलती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।